मेरा नाम स्नेहा है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर के रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकौड़ी बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन नमकीन बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद खुशी दीदी सजी सजाई प्लेट में मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उनका पैर लड़खड़ा गया और प्लेट दोनों गिर गए। अचानक से शोर की आवाज़ सुनकर मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे का भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी और दीदी को मम्मी उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगी। यह सब देखकर जो उनकी सहेली मिलने आई थी वह जाने लगी और बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कुछ मत कहना। दिखाई नहीं दे रही थी, उनके चेहरे के साफ साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मम्मी बोली कि नहीं चालू, इन बच्चों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। अब उनकी वह हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई जिद थी और वह ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी को एक बात कह दे या किसी भी चीज़ के बारे में सोच ले तो उन्हें कोई वापस पीछे हटने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद में रात को जो कुछ हुआ वह हम सब बहनों को दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने धीरे से रात को दीदी को बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा इस कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका यह व्यवहार हम सबको रोने पर मजबूर कर गया। रात को दीदी कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया और कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने भी अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते थे तो समझाकर छोड़ देती थी, लेकिन अब कमरे में पूरी रात बंद कर दिया करती है। बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र 13 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी कब आँख लग गई और सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी तक सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक देख लिया सोते हुए तो फिर डांट पड़ेगी। इसीलिए मैंने सबको जल्दी से उठाया और कहा कि मम्मी आ रही हैं, जिस पर सब बहनें फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करने लगी। कोई सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसीलिए मैं कोई भी काम नहीं करती थी। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम कर लिया करती थी या कोई चीज़ किसी को चाहिए होती तो वह दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चले गई जहाँ पर दीदी को बंद किया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई और उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उसे दूसरे कमरे में ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दी, जिससे मम्मी के सहारे उसने खाली मम्मी की सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गए, जहाँ पर वह दीदी के सोते हुए बाहर आ गई और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब अभी तक परेशान थे, कोई नहीं जानता था कि मम्मी ऐसा क्यों किया। चलो कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई जिसने दीदी को पीटा था? यह बात कोई समझ नहीं पा रहा था। दोपहर के 1 घंटे हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी नहीं सो पाई। मेरे सामने दीदी का वह बार बार बेबस सा मुरझाया हुआ चेहरा सामने आता रहा था और मैं परेशानी से करवटें लगती।
अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फैल फैलाए बैठा था, जिसका जवाब कहीं से भी कहीं नहीं मिल सकता था। मेरे पापा सारा दिन घर के बाहर बैठे हुए शराब पीते और मम्मी अपना खून जलाती हुई पापा को 1000 दफ़ा मना किया करती थी कि यह बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो। मगर पापा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन लुढ़कते हुए रात को पूरी रात नशा करते उनकी हालत इस कदर ख़राब हो जाती थी कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर का अंदर लेकर आती थी। वह उन्हें गालियां बकते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वह मम्मी को पीटना चालू कर देते। मार मार कर अधूरा करने के बाद ही दहलीज पर बेहोशी की हालत में गिर जाता। इन सब का तमाशा से पहले ही मम्मी सब बहनों को कमरे में भेज देती थी और बाहर से ताला लगा देती थी, क्योंकि शायद वह हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते थे कि मम्मी को बेचने की बातें करते थे, जो हमने कमरे में से होकर सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा की एक शब्द से भी नहीं घबराई। उनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती थी कि पापा दंग रह जाते थे और पूछते थे कि पूनम, तू कैसी औरत है या मर्द है? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी भी इस बात पर न शर्माई, बल्कि उल्टा उन्हें गुस्से से कहती कि देख हर्ष, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथ में रखूं। जैसे तैसे करके मैं यह घर बनाया और मैं तुझे इस पर रख रही हूँ। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। हमारा घर है, कोई कोठी नहीं था, बस उसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए यह कोठी से कम नहीं था, यह कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर से पैसे मांगने लगते। पैसे देते मुझे। मम्मी ने कभी हाँ में नहीं बदली थी। फिर भी रात के नशे में जब पापा मम्मी के पास जाते थे तो मम्मी झट से अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान होती थी कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर यह बात मम्मी से पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। हम सब बहनें मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और जब पापा हमारे सामने आ जाते तो वह हर वक्त नशे में ही रहते थे। और दूसरा, मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई भी नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो। जब वह नशे में हो तो बिल्कुल भी मत आना, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हॉल में माननी होती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुला दिया करती थी। जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे को ताला लगा देती थी और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों में से 2 बार दीदी ने पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन तक खपाया, लेकिन ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो। भगवान की कसम कि क्या हुआ है था मेरे साथ, मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी दीदी से और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल यही कह रहा था कि क्या था, मैं तो बस यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, मम्मी ने क्या सजा दी है। मगर दीदी की इतनी ज़ोरदार थप्पड़ मारा, मैं अभी उससे बात नहीं करूँगी। इसी तरह रोती रोती मैं सो गई। मुझे लगा कि मेरी बात न करने से मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा, मगर उसकी तो किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी के इशारे पर वह खड़ी हो जाती, बैठ जाती। अगर कहीं भी मिट्टी का एक जरा भी दिखाई पड़ता था तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती।
मुझे यह देखकर दीदी के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाता था। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी। बेचारी दीदी को मेरा गुस्सा 6-7 दिन तक खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। मेरी एक बहन से गलती हो जाती तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करती थी। रात के समय मेरी उससे बहन को भी उसे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई। हम सब बहनों में से अब आदत हो चुकी थी कि जो सब बहनें सो गई, मगर रात को सूसू करने के लिए जब मेरी आँख खुली तो मैं खुशी दीदी को घुटने पे बैठी देखी। मुझे लगा शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा और उनको उठाया तो वह भी आवाज़ बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई। भगवान, ज़्यादा दर्द हो रहा है? वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे। दीदी को डॉक्टर के पास लेकर कौन जाएगा? दीदी क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मैं मम्मी को बुलाऊं? दीदी ने मेरी तरफ बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैं मम्मी को बुलाने की बात की तो वह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछे। नहीं स्नेहा, मम्मी को नहीं बुलाना और मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। यह बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई होकर जा चुका था। कौन सी बात है कि दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी को अपने करीब आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दीदी मुझे सब कुछ बता देंगे। तभी मैं इतनी जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीदी ने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और मुझे कुछ नहीं बताया। वह मुझे सिर्फ इतना बोली, स्नेहा, तुम कोई छोटी गलती ही नहीं करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई सज़ा ना दे सके। उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, बात बहुत हैरान थी। तभी दीदी दिल में मचलता सवाल पर ले आई, कुछ नहीं, बस तनु फिक्र है, जैसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया था, मैं इसीलिए रो रही थी। बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। दुख तो होना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो देखो, तनु दीदी ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से बनाई और नतीजे में हमने आज का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी चलाने की बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उस कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख से तनु दीदी की सज़ा भी सही लग रही थी कि मेरी बात पर दीदी को रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हो गई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। प्रार्थना करो अभी तुम यह सब तक ना आए। जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है तो मेरा सारा गुस्सा ही बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मुझे अब छोटे मोटे काम करवाने आई, बड़ी परी मेरी यही परेशानी थी। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने भी शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमेशा ही हमें डरा देते थे, तो मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैं सोच लिया था कि शाम को तनु दीदी से पूछूंगी, आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब मैं सोकर बाहर निकली चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ पकड़ने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु दीदी क्या हो रहा था? आपकी टांग को ज़्यादा दर्द हो रहा था? अगर बोलो तो दबा दूँ। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही पूछी, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं गुस्से से बोली, पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाते ही क्यों हैं, जैसे कुछ भी पूछो तो तू चुप हो जाती हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा कि अगर किसी की बात का जवाब नहीं मिल रहा हो तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम यहाँ सवाल बार बार मत करो। इन सब बातों का जवाब न देने की भी एक वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है कि तुम अपने कामों को किया करो। प्रार्थना करो कि अभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर तनु दीदी की आंखों में आंसू आ गए
और मैं भी डर कर वहाँ से चली गई। यह सब क्या हो रहा था? हर कोई प्रार्थना करवा रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो। क्या पता मम्मी कैसी भयानक सज़ा देती हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि मैं रात को लेटे हुए यह सब कम सोच रही थी। अब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया था। अगली सुबह उठी तो हमारे घर पे मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने यह घर गिराकर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से सख्त लहजे में बोली कि अंदर जाओ। मम्मी से सहजकर कमरे में चली गई। हमारे घर में कोई अनजान मर्द आता है तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना किया था कि उनके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फ़ायदा उठा लिया करती थी। बाकियों के मुकाबले मम्मी मुझे ज़्यादा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में ही और खाना भी कमरे में ही खाया। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर ही एक कमरे में बैठ बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वह आखिर क्या बनवा रही हैं, ऐसा क्या खास है। लेकिन यह राज भी रात को खुला, वह भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिया बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद किया करती थी वह अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफ़ी बड़ा भी कर दिया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफ़ा फिर हिम्मत करके पूछा, क्योंकि यह बात पच नहीं रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलता था। मम्मी अब तो बता दो क्या बनवा रही हो? जिस पर वह बोली, तुझे मैंने मना किया था, तू क्यों आई मजदूरों के सामने? आज के बाद कोई भी गलती ना करना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी इस वक्त पर खुशी दीदी और तनु दीदी का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ़ कर दो मम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं बेटी हूँ ना तुम्हारी, अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैं भी यही तरकीब लगाए और मासूम बनकर पूछा तो वह कहने लगी कि जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए। अब से जो कोई भी गलती करेगी यह वहीं पर बंद हो जाएगी। मुझे लगा कि मम्मी मजाक कर रही हैं और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज़ होकर बोली, कोई कुछ भी कहता है तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तभी दीदी मेरे हंसने पर नाराज़ होकर बोली, रिया यह बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सबसे पहले तो मैं ही जेल के अंदर बंद करूंगी। अब इस बात से एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लगा दिया था और मैं डरी हुई नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बात पर वह नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से से निगाह से डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? 1000 बार तुमको समझा दिया है कि अपनी बात पर अड़ी पड़ी हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का, एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती रहोगी। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि इन बातों के पीछे भाग रही थी, जबकि यह बातें अच्छी भी नहीं थी, यह जानते हुए भी कि दोनों बहनों के साथ क्या हाल हुआ था। बस अपनी शक के पीछे बार बार तनु दीदी और खुशी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही थी। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद इस बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगी, हर काम बहुत अच्छा से करूंगी, मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई, अपने बेड के नीचे से 500 निकाल कर मुझे दिए और मैं हैरान रह गई, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए?
मम्मी भी तो हमें किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने दीदी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती हैं। मैं इस बात से जल्दी से सिर को हाँ में हिला दिया, क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो। अगर तुमने मुझे किया हुआ वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी भी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। उस रात सबको यह यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी। अगर ऐसे ही पूछती रही तो मम्मी मुझे जेल में न डाल दे। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा स्टील का फूलदान उठाया। जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए गए, वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया और फिसलते ही पापा का सिर खुद फट गया जमीन पर लगने की वजह से। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई। हम सब बहनों को कमरे में से निकाल दिया। रोते हुए कह रही थी कि जिस आदमी से मैं तुम लोगों को छुपाने की कोशिश की, बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, और न वह तो रोज़ परेशानियों में भी अपने माथे पर एक सिकन पड़ने तक नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी ये जैसे भी थे हमारे पापा थे। देहांत के चौथे दिन मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5वें दिन जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का काम देखने और जरा सा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी और फिर अगले ही दिन जेल से निकालती। बहन को गोली खिलाकर सुला देती। खुद 5-5 सौ के नोट उठा लिया करती थी। इसी तरह से 4 साल हो गए थे। अब हम सब बहनें मम्मी की यह सज़ा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अभी कोई काम नहीं करती थी और मेरी बहनें मुझे करने भी नहीं देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वह रोक देती, वह काम छीनकर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता था। क्या हमेशा ही यह सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन दीदी बोली, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी सज़ा दे देंगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि मैं उनसे पूछूं, आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिसमें तुम सब इस कदर डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह से याद था। मैं उस तो नहीं डरी तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही सवाल था कि काम करूं और मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद करके। बहनों का व्यवहार अजीब ही था। कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने ही नहीं देती थी। मेरा शक भी साथ में ही आसमान पर पहुंच गया था। एक दिन मैंने खाना खाया और जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ से मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। लेकिन मेरी मम्मी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोले कि अच्छी तरह से खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं किचन में जाकर अच्छी तरह से खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया। मैं कहा कि नहीं, मुझे जाना है, जिस पर वह बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो कि उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, चालाकी से मैं भी अंदर की तरफ घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई थी। वहाँ की दीवार एक तरफ से खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत कमरा था, जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर टेकियां के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे।
थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब वह बहन को वापस लाई तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं तो रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सज़ा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब से मुताबिक हज़ारों के नोट रख कर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर से थक गई थी कि जब मम्मी ने जेल का दरवाज़ा खोला तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। वह लंगड़ाती हुई बाहर निकली थी। मैं चुपके से उनके पीछे से बाहर निकली। मैं बहुत जुलूनी लड़की थी। मेरी सब बहनों में यह जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकलता किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज रात तो मम्मी के किए की सज़ा उनको ज़रूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे जेल भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन जिद करी। मैं खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और यह हमारे मोहल्ले की एक सास ने अपनी बहू को मारा था तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त उनका कार्ड गली से गिर पड़ा था और गिरा हुआ कार्ड मैंने उठा लिया था। ना जाने कैसे बचपन से वह कार्ड मेरे पास रखा गया था। पापा क्योंकि मर गए थे तो मैंने उसका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों पर नंबर मिलाया और उन्हें सब बता दिया। यह भी बताया कि आज की रात आपको अपनी आँखों से सच का पता चल जाएगा। वह लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए और जैसे ही मम्मी मुझे जेल लेकर गई वह भी मेरे पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी और मेरी बेटी तो पागल है। मीडिया वाले ने पुलिस को भी बता दिया था। अगले 4 घंटे में मेरी मम्मी जेल में बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझे बुरी तरह से नाराज़ थी। क्या मम्मी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? मगर मैं चुप रही। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लड़की कांस्टेबल ने हमें बताया कि उस औरत ने जुल्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है, सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मरा, बल्कि औरत ने खुद मारा है, क्योंकि वह तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि यह औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। यह बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने हमें कहा कि वह हमारे असली माता पिता तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब बहनों ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का फैसला किया। हम सब बहनें कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी, हमेशा एक साथ रहेंगे और अब हम बहनें बहुत खुश हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।